हेलो डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार इससे अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, दोनों एग्जाम्स में, जेई मेंस में भी एंड इवन जेई एडवांस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक क्या है? देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाए थे, तब मैंने बोला था दो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने में। इफेक्ट का मतलब किन फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है और किन से डिक्रीज हो रही है। तब मैंने बोला था दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। नंबर फर्स्ट फैक्टर था कंसंट्रेशन, जिससे रेट चेंज होती है विद चेंज इन कंसंट्रेशन। उसका हमने अभी तक बहुत बार डिस्कशन किया है, ऑर्डर के रिलेटेड, हाफ लाइफ के रिलेटेड, मतलब अब इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन के रिलेटेड। अभी तक जितना भी हमने 5-10 लेक्चर्स में हमने कंसंट्रेशन का ही डिस्कशन किया है। तो सेकंड फैक्टर जो था वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर फैक्टर आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी का डिस्कशन होने वाला है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट हमारा टॉपिक यही है। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। ये है हमारा आज का टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे। क्या टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी? चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होना। क्या टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ती है? उसी का डिस्कशन होने वाला है इस लेक्चर में। पेशेंस रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। देखो, जनरली टेम्परेचर जो है उसका एक मार्क्ड इफेक्ट है ऑन किस पे? रिएक्शन रेट पे। समझ लेना, टेम्परेचर का एक मार्क्ड इन्फ्लुएंस है रिएक्शन रेट पे। जनरली जो रेट होती है रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे। मतलब अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, उसकी रेट भी इंक्रीज होती है। अगर आप उसी रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, कम करोगे, उसकी रेट भी डिक्रीज होती है। सही है ना? तो कहने का मतलब ये है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे। ऑलमोस्ट हर एक रिएक्शन की यही स्टोरी है, हर एक रिएक्शन की यही स्टोरी है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये जो रेट है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से रेट भी इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है रेस्पेक्टिवली। ये जो इक्वेशन है, ये जो फंडा, ये जनरल रूल मैंने बताया, ये बोथ एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब बोथ एंडो एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की रेट चेंज होती है विद चेंज इन टेम्परेचर। सही है ना? अब एनसीईआरटी पे एक लाइन है, एनसीईआरटी की डिट्टो कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूं, यहाँ पे एक लाइन वह मैं लिख रहा हूं। जनरली एक अप्रॉक्सीमेट रूल है, एक अप्रॉक्सीमेट रूल है। समझ आया? अप्रॉक्सीमेट का मतलब जिससे हमारा आंसर ऑलमोस्ट 99% ठीक हो सकता है, चाहे वो 98 भी मान लेते, 100% ठीक नहीं हो सकता है। 100% ठीक होना मतलब एक्यूरेट मेथड। अगर उसमें थोड़ा बहुत एरर आएगा 99 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट समथिंग, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं।
एक अप्रॉक्सीमेट रूल है एनसीईआरटी पे, इवन मैंने आपको बोल भी दिया था स्टार्टिंग केमिकल काइनेटिक्स में, 10 डिग्री टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे, 10 डिग्री टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो ऑलमोस्ट डबल होती है सीधे। सही है ना? क्या होती है? रेट क्या होती है? डबल। मोस्ट केसेस में देखा गया 10 डिग्री चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। इवन कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल भी होती है। सही है ना? वही मैं लिख रहा हूं, एक जनरल अप्रॉक्सीमेट रूल है। अप्रॉक्सीमेट रूल क्या है? फॉर एवरी, लिख रहा हूं यहां पे, एनसीईआरटी पे भी है, फॉर एवरी 10 डिग्री, डिग्री का मतलब यहां पे केल्विन टेम्परेचर भी हो सकता है और या सेल्सियस स्केल टेम्परेचर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप चेंज निकालोगे ना, चेंज केल्विन स्केल में और सेल्सियस स्केल में चेंज बराबर होती है। चेंज क्या होती है? बराबर। जैसे कि मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, अगर मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, समझ लेना चेंज हमेशा बराबर होती है। अगर मैं यहां से गया 35 पे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए चेंज कितनी है? डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल माइनस इनिशियल, 35 माइनस 25 कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है चेंज। अगर यही देख लो 25 केल्विन स्केल में कितना होगा? 273 प्लस 25 298। अगर इसको आप केल्विन स्केल में देखोगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड को, ये कितना होगा? 98 प्लस 5 303 सही है यार, सॉरी ये 293 है, 293 चेक कर लो आप, 273 प्लस 25। अब यहाँ देखो चेंज, यहाँ पे डेल्टा टी, अब मैं केल्विन स्केल में ये ले रहा हूँ, ये भी है 303 माइनस 293, वो भी आएगा 10। वही मैंने आपसे बोला था, चेंज केल्विन स्केल में कर लो या डिग्री सेल्सियस स्केल में करो, चेंज बराबर ही होती है। यहां पर भी चेंज 10, यहां पर भी चेंज 10। तो वही मैंने लिखा जनरल में, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, समझ लेना इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन becomes nearly double. Nearly double. बहुत बार देखा गया 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, राइज का मतलब इंक्रीज करना, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्शन की रेट होती है वो नियरली डबल। नियरली मैंने वर्ड यूज किया, इसका मतलब इसे अप्रॉक्सीमेट आंसर आ सकता है, अप्रॉक्सीमेट। इवन कुछ केसों में ये भी देखा गया जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है 10 डिग्री बढ़ाने से, वो कुछ केसों में ये देखा गया वो ट्रिपल भी होती है। इस रूल को हम बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नियरली बिकम्स डबल, इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है इसका नाम? टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझ लेना, इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फिर से वापस जा रहा हूं 2-3 मिनट पीछे। मेरा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से, इतना तो अभी तक क्लियर हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती है, इतना तो क्लियर हुआ यहाँ तक अभी। अब मैं इस कंसेप्ट को 2 तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, दूसरी क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। क्वालिटेटिव ये रहा, मतलब क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के लिए आएगी एक फेमस इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑर्हेनस इक्वेशन, वहां से एक्यूरेट आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगे,
एक्यूरेट वैल्यूज मिलेंगे। इतना टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ सकती है, इतना टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितनी कम हो सकती है, वो एग्जैक्ट। उसके लिए हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन लेटर ऑन देंगे, मे बी अगर इसी लेक्चर में हुआ तो, अगर इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे कितनी टेम्परेचर कितना बढ़ाने से कितनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, वो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, जो कि मे बी हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक फेमस इक्वेशन और हीनस इक्वेशन। आज का लेक्चर रहेगा क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। यह है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन आपके सामने। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और इवन समटाइम्स ट्रिपल। ये भी ऐड कर लो, इवन इन सम केसेस बिकम्स ट्रिपल और इवन समटाइम्स ट्रिपल। कुछ केसों में ट्रिपल भी होती है, जनरली ये है ज्यादा, डबल होती है विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका क्या नाम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो म्यू है, म्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको पहले डिफाइन कर लेंगे, बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे बाद में। उससे पहले हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझ लेना अच्छे से। टेम्परेचर कोफिशिएंट is the ratio of rate constant या वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसका नाम है, एक रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन rate constant of a reaction at two temperatures differing by 10 degree. ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है इसका मतलब, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो सिंपली क्या है, रेशियो किसका, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का, जो दो टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट का रेशियो, और जो वो दो टेम्परेचर्स है वो किससे डिफर हो रही है, 10 डिग्री से। मतलब ऐसे समझ लेना, म्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बराबर होता है, ऐसे समझो, रेट कांस्टेंट अगर आपके पास है के टी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई, चलो मान लेते हैं डी डिग्री सेंटीग्रेड या ऐसे रखो टी डिग्री, डिवाइडेड बाई के टी डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दो टेम्परेचर्स की डिफरेंस क्या है, 10 रखनी है, मतलब यहाँ पे +10 कर लो। ये है म्यू, मैथमेटिकली म्यू इसके बराबर है, समझ लो। ये स्टेटमेंट यही है, रेशियो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, के ऊपर भी नीचे भी रेट कांस्टेंट ही है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, मतलब ये है इस टेम्परेचर पे और ये इस टेम्परेचर पे। वही तो मैंने बोला था, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स विच आर डिफरिंग बाई 10 डिग्री। 10 ऊपर है नीचे नहीं है, समझो ऐसे बात को। सपोज कर लो मेरे पास है T जो है उसका वैल्यू मैंने मान लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अकॉर्डिंग म्यू क्या आएगा, T प्लस 10, ये है 25 मैंने कंसिडर किया, 25 + 10 कितना हो गया, रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे के टी डिग्री कितना है 25, रेट कांस्टेंट एट
25 डिग्री सेंटीग्रेड। वही तो बोला था मैंने, रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू टेम्परेचर्स डिफरिंग बाई 10 डिग्री, है ना। ऊपर से यहाँ 35, नीचे 25, 10 डिग्री से डिफर हो रहे, उन्हीं रेट कांस्टेंट्स का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट के बराबर। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब जो अभी हमने स्टेटमेंट इससे पहले लिखा था, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल एंड इवन समटाइम्स ट्रिपल। इसका मतलब वही होता है म्यू। इसका मतलब जो म्यू है, म्यू इसका वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है 2 to 3। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका वैल्यू क्या होता है? 2 से 3 रेंज में। अगर इसका 2 समझ लेना, आप अच्छे से समझ लेना, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअल में क्या है? रेट कांस्टेंट्स का रेशो। ये रेट कांस्टेंट एक्चुअल में क्या डिटरमाइन करता है बताइए? रेट कांस्टेंट में एक्चुअल में डिटरमाइन क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यहां देखो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होती है? K इंटू कंसंट्रेशन पावर n। ये तो हमने 1000 बार अभी तक बोला है, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन पावर n। अब यहाँ पे n क्या होता है? ऑर्डर 0 1 2 3। इसका हमने बहुत बार अभी तक डिस्कशन किया है, मतलब अभी तक जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हमने किए वो सिर्फ रिलेटेड थे किसके? कंसंट्रेशन के रिलेटेड। कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट कितनी चेंज होती है, कितनी कम या कितनी ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ देखो आर क्या है? इसकी बात हुई है, अब इसको छोड़ ही देते हैं। क्या आर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, है ना? क्या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट? हाँ है, वही तो आ गया। इसका मतलब जब मैंने के का नाम क्या है? रेट कांस्टेंट। इसका और एक भी नाम भी था, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट था ना। जब मैंने इसकी बात की थी, जब मैंने रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया था और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, तब मैंने एक प्रॉपर्टी, इसका करेक्टर एक ये भी बोला था, ये जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यहां देखो वही तो है, जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट का जितना वैल्यू ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। तो वही देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट पे देखो, ये एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन ही है, नीचे भी एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन ही। इनका जो रेशो है, इनका डिफरेंस टेम्परेचर की क्या है? 10 डिग्री। मतलब ये रेट कांस्टेंट कब? जब मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, और उसके बाद ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू कब है? जब मैंने 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज किया, मतलब 10 डिग्री चेंज किया। उनका जो रेशो है वो ही किसके बराबर? टेम्परेचर कोफिशिएंट के बराबर। अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये जो रेशो है ये कहीं ना कहीं आपको दे रहा है, क्या कंसेप्ट दे रहा, क्या इफेक्ट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि ये ऊपर भी रेट, नीचे भी रेट, ये मान लो इनिशियल रेट, ये मान लो फाइनल रेट। एक टेम्परेचर पे ये रेट, दूसरी टेम्परेचर पे ये रेट, इसके अकॉर्डिंग उनका जो रेशो है, फिर आप म्यू निकाल दो। म्यू का मतलब, अब इसका मतलब म्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपको दे रहा है, जब आपने 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया, रेट कितनी इंक्रीज हुई है, रेट कितनी इंक्रीज हुई है। वही मैंने बोला था इस स्टेटमेंट में, फॉर एवरी 10 डिग्री, इससे पहले फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड इन सम केसेस इट आल्सो बिकम्स ट्रिपल। वही मैंने लिखा यहाँ पे, इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसका वैल्यू किसके बराबर? 2 और 3 के रेंज में आता है। अब बात को समझो, अगर मतलब आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 है, इसका मतलब अगर आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 है, इसका मतलब आपने जब रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज किया, उसकी रेट सीधे डबल हो गई। वही है इसका मतलब। गॉट इट? क्या बोला? फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास टेम्परेचर, आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है और उसने गिवन ये भी है, इस रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, तो आप खुद अंडरस्टैंड कर लेना, जब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री से चेंज किया, इंक्रीज किया, इसकी रेट सीधे डबल हुई।
अगर 3 आ गया, 3 का मतलब अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 3 है, उसका मतलब जो 10 डिग्री चेंज करने से, 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से रेट ट्रिपल हुई, यही है इसका मतलब। 2 to 3, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में ये भी पाया गया 2 पॉइंट समथिंग भी है, 2.5 भी होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू, 2.7 भी देखा गया, 2.8 भी देखा गया, 2.75 भी देखा गया, इवन 1.9 भी देखा गया। इसीलिए मैंने जनरली लिखा 2 और 3 के रेंज में इसका वैल्यू होता है। सही है ना, इतना क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, टेम्परेचर चेंज करने से रेट क्यों चेंज होती है। ये एक जनरल रूल था, अप्रॉक्सीमेट रूल। अब देखो, वाई टेम्परेचर स्पीड्स अप रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन क्यों स्पीड अप होती है। यहां तक मैंने जनरली बोला ऐसे हो रहा है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ रेट भी इंक्रीज होती है, रेट ऑलमोस्ट ट्वाइस के बराबर बनती है, इवन सम केसेस ट्रिपल भी बनती है। अब क्वेश्चन आपसे ये है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरह रेट इंक्रीज होती है, उसी का आंसर हम अब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अब समझो बात, अब एक्सप्लेनेशन इसकी, वाई टेम्परेचर, क्वेश्चन ये है वाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, या वाई टेम्परेचर स्पीड्स अप द रिएक्शन। पहले बोला मैंने, फिर से एक बार बोल रहा हूं, हमारे पास 2 एक्सप्लेनेशंस है। ये तो हमेशा ट्रू है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट भी बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से रेट भी कम होती है, एक जनरल प्रिंसिपल है, ये ट्रू है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, किस तरह से इंक्रीज हो रही है और क्यों इंक्रीज हो रही है, क्या ऐसा क्या हो रहा है रिएक्शन में, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज करने से रेट भी चेंज होती है। रियलिटी में, एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है ऐसे, जिस तरह जिससे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं रेट भी चेंज होती है। इसका आंसर देने जा रहे हैं। 2 एक्सप्लेनेशन में बोल रहा हूं फिर से, एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, वही स्टार्ट कर लेते पहले, उसके बाद क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन जिसका हमें मैथमेटिकल पार्ट आएगा, वो हम अरेहिनियस इक्वेशन में डिस्कस कर लेंगे। पहले क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, देखो समझ लेना, जो अकॉर्डिंग टू कोल्यूजन थ्योरी, कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर कोल्यूजन्स होते हैं। इतना क्लियर, ये हमने कोल्यूजन थ्योरी में डिस्कस किया है। कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन कब होती है, जब रिएक्टेंट्स, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, गैसियस रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड कर लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर कोल्यूजन्स कर लेंगे। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर कोल्यूजन्स कर लेंगे, एक तो याद होगा आपको, समझ लेना, मैं फिर से वापस जा रहा हूं लेक्चर नंबर 5 और 6 पे, समझ लेना, 5 और 6 पे वापस जा रहा हूं। कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर लेंगे। जब वो कोलाइड कर लेंगे, उसके बाद कोल्यूजन के बाद में भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके 2 बैरियर्स पे। अगर इफेक्टिव कोल्यूजन है और ओरिएंटेशन बैरियर भी, और इफेक्टिव कोल्यूजन के लिए 2 बैरियर्स थे क्रॉस करने के लिए, एक था ओरिएंटेशन बैरियर, दूसरा था एनर्जी बैरियर, वो हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 5 और 6 में। अब देखो, कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर कोल्यूजन्स। जब वो कोल्यूजन, सिंपल थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, जब वो कोलाइड कर लेंगे तब ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, अदरवाइज जब वो कोलाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता है किसी भी केस में।
किसी भी केस में प्रोडक्ट नहीं बन सकता जब तक वो कोलाइड ना करे। प्राइमरी कंडीशन क्या बन गई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को मस्ट क्या करना है, कोलाइड करना है। उसके बाद कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट प्राइमरी कंडीशन क्या है, कोलाइड डेफिनेटली करना ही है इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब देखो क्या है, अगर मतलब ये जरूरी है, समझ लो बात को, समझ लेना ये जरूरी है, कोलाइड करना जरूरी है। अगर नंबर ऑफ कोल्यूजन्स इंक्रीज हुए, अगर नंबर ऑफ कोल्यूजन्स मतलब मॉलिक्यूल्स हजारों लाखों में है, अगर वो जितने ज़्यादा वो कोलाइड कर लेंगे, जितने ज़्यादा वो कोल्यूजन्स कर लेंगे, क्या उतने चांसेस है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की ज़्यादा। सही है, कॉमन सेंस भी है। अगर नंबर ऑफ कोल्यूजन्स इंक्रीज हुए सेकंड में, इससे पहले सपोज कर लेते हैं 10 कोल्यूजन्स हो रहे, अब उसी 1 सेकंड में 1 करोड़ कोल्यूजन्स हुए, तो क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ज़्यादा चांसेस है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। सही है ना। अब देखो, तो मतलब साफ साफ ये है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इससे पहले हमने जनरली ये बोला था टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट भी इंक्रीज होती है। अब मे बी काज ये हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर कोल्यूजन्स वो ज्यादा होंगे, मतलब पर यूनिट टाइम में ज्यादा हो रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने से ये काज हो सकता है ना। अब देखो, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मे भी हो सकता है कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते थे, मे भी हो सकता है कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से। दूसरा क्या है, दूसरा समझ लो, ये फर्स्ट। अब जब कोल्यूजन्स हो रहे हैं, समझ लेना बात को, समझ लेना इंपॉर्टेंट बात है। अब जब कोल्यूजन्स हो रहे हैं, सपोज कर लो कोल्यूजन हो गए, अब कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोल्यूजन थ्योरी खुद ही बोल रही है एवरी कोल्यूजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी कोल्यूजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। कुछ कोल्यूजन्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, और कुछ कोल्यूजन्स ऐसे भी होती है जिनसे प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। जिनसे अब प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हमने दिया था नाम कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्या नाम दिया था, हाँ बेटा बताइए, इफेक्टिव कोल्यूजन्स। दूसरा ये इफेक्टिव कोल्यूजन्स। अब समझो बात को, मतलब अगर कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी का क्या, इसका क्या मतलब था खुद का, इसकी खुद का डेफिनेशन क्या थी। कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कोल्यूजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने कोल्यूजन्स हो रहे हैं बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उसका नाम है कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में नंबर ऑफ कोल्यूजन्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर यूनिट टाइम में इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोल्यूजन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा है। मतलब साफ साफ ये है, टेम्परेचर बढ़ाने से डेफिनेटली कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, तभी तो रेट बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कोल्यूजन्स भी बढ़ रही होंगे। अब कोलाइड तो किया, अगर इन्होंने इफेक्टिवली कोलाइड किया तब वो इस जल्दी कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाने से, जनरल रूल क्या है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से अब ये रेट खुद किस पे डिपेंडेंट है, एक तो कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा इफेक्टिव कोल्यूजन्स पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही होगी, साथ में नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी Z, समझ लेना, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, क्लास 11th में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, इवन फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एक सिंपल पोस्टुलेट ये भी है, काइनेटिक थ्योरी जो होती है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
पढ़ा होगा ये चीज़। अब देखो यही अप्लाई कर लो यहाँ पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, रिएक्टिंग सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होती है वो तो हमेशा काइनेटिक थ्योरी के ही अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं। जब वो रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं, उस टाइम पे वो उस मोशन के ड्यूरिंग वो आपस में कोलाइड भी करते हैं। ये तो बेसिक एक अजम्पशन है कोल्यूजन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मतलब वो तो उनकी नंबर ऑफ कोल्यूजन्स भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोल्यूजन्स भी इंक्रीज होंगे ना पर यूनिट टाइम में। तो साफ साफ ये है, यहाँ पे से लिख सकते हैं Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, उतना उनका Z का वैल्यू, Z का मतलब कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोल्यूजन्स पर यूनिट टाइम में इंक्रीज होंगे। जितने नंबर ऑफ कोल्यूजन्स पर यूनिट टाइम में इंक्रीज होंगे, उतने चांसेस है ज़्यादा उनको कन्वर्ट होने में, किस में, प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होने की चांसेस है। अब वही देखो, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है, काज तो ये बन सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिंग सिस्टम, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, आई मीन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उससे उनकी कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोल्यूजन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट सेकंड में इंक्रीज होंगे, तो रेट भी अपने आप बढ़ जाएगी। समझ आया ये पॉइंट? समझ आया ये पॉइंट? तो ये हो सकता है। अब देखो, ये जो एक्चुअल में ये रिलेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा आपको समझाने के लिए, रियलिटी में ये है, ये जो कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी होती है ना, कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी Z, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्क्वायर रूट ऑफ ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, केल्विन टेम्परेचर। ये एक्चुअल में इनकी ये रिलेशन है। अब देखो यहाँ से भी वही है डायरेक्ट रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाओ, कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब मैंने कोल्यूजन थ्योरी का ओरिएंटेशन बैरियर पढ़ा था, उसी लेक्चर में मैंने बोला था जो रेट होती है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। जितने नंबर ऑफ कोल्यूजन ज़्यादा होंगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा। अब देखो, जब टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, उससे क्या होगा, कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। इतना क्लियर? चलो इस पे आप जाते हैं। अब देखो इफेक्टिव कोल्यूजन्स। फर्स्ट फैक्टर समझ आया? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, उससे क्या है, उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। साथ साथ में जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, उससे क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन्स भी इंक्रीज होती है। सही है? टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दूसरा साइमल्टेनियसली इफेक्टिव कोल्यूजन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब समझो इस बात को अच्छे से। देखो कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, फिर से रिपीट, कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को डेफिनेटली कोलाइड करना है। अब जब ये कोलाइड करेंगे, उसके बाद चांसेस है, मे बी हो एक चांस ये है ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, दूसरा चांस ये है ये वापस भी बैक आ सकते हैं, इसे रिबाउंड बैक। जब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएंगे तब उनका नाम है इफेक्टिव कोल्यूजन्स। मतलब साफ साफ ये है, जो कोल्यूजन्स इफेक्टिव होंगे उनसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, जो कोल्यूजन्स इनइफेक्टिव होंगे उनसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब अगर मैं इनका नंबर बढ़ाऊं
इफेक्टिव कोल्यूजन्स का अगर मैं नंबर इंक्रीज कर लूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि इनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब इनसे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज ही होगी ना। अब समझो, कोल्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये करना जरूरी है, कोलाइड करना। अब अगर समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड, इसके लिए दो बैरियर्स है। इफेक्टिव बनने के लिए, इफेक्टिव से क्या होता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं। किसी भी कोल्यूजन को इफेक्टिव अगर होना है उसको दो बैरियर्स क्रॉस करने हैं। एक बैरियर ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब प्रॉपरली कोलाइड करना है। दूसरा बैरियर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है। जब ये सपोज कर लेते हैं इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड कर रहे हैं। अब दूसरा बैरियर क्या था, एनर्जी बैरियर। जब इनके पास, इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, उसके बाद जब इनके पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, अगर इन्होंने उस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलाइड किया तब ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, तब ये कोल्यूजन इफेक्टिव बनेगा। उससे पहले अगर इनके पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है जिनसे ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, तब ये कोल्यूजन है इनइफेक्टिव, मतलब बैक ऐसे जाएंगे वापस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब देखो, तो ऐसा जरूरी नहीं है हर एक कोल्यूजन इफेक्टिव हो सकता है। अब समझो, मतलब कोल्यूजन्स वही इफेक्टिव होंगे जिनमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक सफिशिएंट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जिसका हमने नाम दिया था थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी ये वो एनर्जी है, अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अगर इससे ज्यादा भी है वो प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एटलीस्ट इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी पे सारे ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सही है? तो कम से कम इसके बराबर होनी चाहिए। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी है या इससे ज्यादा भी है, तब अगर वो कोलाइड कर लेंगे, वो कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। अब समझो, तो मेरा टॉपिक टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ये बढ़ सकते हैं, क्या इफेक्टिव कोल्यूजन्स बढ़ सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से? अब फिर से आओ कोल्यूजन थ्योरी पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। पहले क्या काइनेटिक थ्योरी बोलती है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? सही, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो ये क्या होगा, इंक्रीज। जब ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी तो ये है उनकी एनर्जी एक टाइम पे तो इसके बराबर बन सकती है या इससे ज़्यादा भी बन सकती है। ज़्यादा में प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम में प्रॉब्लम है। उनके पास जितनी एनर्जी थी उतनी मान लो, वो साइड में रखो। अब मैं उसको उसी सिस्टम में कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने जा रहा हूँ। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, साथ साथ में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो एक स्टेज आ सकता है उनकी एनर्जी इसके बराबर या इससे ज़्यादा हो सकती है। जब उनकी एनर्जी इसके बराबर या इससे ज़्यादा हो सकती है, तब अगर वो कोलाइड कर लेंगे, वो इफेक्टिव बन जाएगा। इफेक्टिव बनेगा ना, क्योंकि अब तो सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, मैं तो सबका मतलब मीडियम ऐसे बीकर था, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, मतलब मैं टेम्परेचर बाहर से बढ़ा रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब सबकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इनकी एनर्जी सबकी इंक्रीज हुई है, तो सारी की एनर्जी इससे ज़्यादा या इसके बराबर बनेगी, फिर वो कोलाइड कर लेंगे। कोलाइड करने से वो कोल्यूजन क्या बनेगा, फिर इफेक्टिव कोल्यूजन। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी ना। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में देखो, जो ये सपोज कर लेते हैं, मैं ये एक बीकर ले रहा हूं, इस बीकर में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स।
इसमें ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, समझ लेना अच्छे से ये बात। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये आपस में क्या होते हैं, रैपिड रैंडम मोशन में, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। अब समझो, जब ये मोशन में होंगे ये तो आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। सपोज ऐसे ये आया इस डायरेक्शन में और ये आया इस डायरेक्शन में, कोलाइड कर लेंगे। आप मुझे बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या इन गैसियस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम हो सकती है? मतलब I mean, इसकी जो एनर्जी होगी क्या इसकी भी वही होगी, क्या इसकी भी वही होगी, क्या इसकी भी वही होगी? क्या सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम होगी इस बीकर में, इस मीडियम में? आंसर बताइए। चलो मैं ही बता रहा हूं, मेरा आंसर है नो। ऐसा क्यों? आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए सर, इसकी जो एनर्जी होगी वो सबकी बराबर। मतलब अगर इसकी एनर्जी सपोज कर लेते हैं, इसकी एनर्जी है 2 जूल, इसकी मान रहा हूं 3 जूल, दिखाई दे रहा है ये चीज? नहीं सॉरी, इसकी भी 2 ही जूल होनी चाहिए ये, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होती है ड्यूरिंग कंटिन्यूअस मोशन में, इनकी एनर्जी आपने पढ़ा होगा, जब ये कोलाइड कर लेंगे कोल्यूजन से क्या होगा, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। कोल्यूजन से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब जब ये दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर लेंगे तो इसकी एनर्जी में भी कुछ, सपोज कर लेते, अब इसकी एनर्जी है 3 जूल, इसकी एनर्जी में भी हो सकती है इसके ट्रांसफर में, इसकी एनर्जी कुछ अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगी, इसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है ये तो 24/7 कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। 24/7 मतलब ये कंटिन्यूअस मोशन में होगा तो आपस में कोलाइड डेफिनेटली करेंगे ही। तो जब ये डेफिनेटली कोलाइड कर लेंगे तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन एवरी कोल्यूजन पे होगी। मतलब इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं हो सकती है। तो एक और पॉइंट, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है जब इन्होंने कोल्यूजन किया, क्या वो कोल्यूजन किस टाइप का हो सकता है? कोल्यूजन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक इफेक्टिव दूसरा इनइफेक्टिव, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। काइनेटिक थ्योरी आप गैस पे आओ, वो कोल्यूजन्स क्या होती है, इलास्टिक, हाँ बेटा, दूसरा इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब वो कोल्यूजन जिसमें चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ये तो मोशन में है, इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर। यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो 0 के बराबर नहीं होती। अब समझो बात, सपोज कर लेते हैं मैंने मान ली इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल मैंने कंसिडर की। जब ये कोलाइड करेंगे, सपोज करें यहाँ से 1 जूल ट्रांसफर हुआ इसके पास, तो इसकी एनर्जी कितनी बनेगी, इसकी एनर्जी कितनी बनेगी, अब 2 ही जूल रहेंगे क्योंकि 1 ट्रांसफर हुआ इधर, इसकी 2 जूल, उसकी कितनी होगी, इसकी बनेगी 3 जूल। ये एनर्जी इसकी थी पहले बिफोर कोल्यूजन, ये एनर्जी इसकी थी बिफोर कोल्यूजन। तो टोटल एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी क्या थी बिफोर कोल्यूजन, टोटल एनर्जी 3 + 2 कितनी है, 5। अब देखो जब इन्होंने कोलाइड किया, यहां से 1 जूल ट्रांसफर हुआ इसके पास, अब टोटल एनर्जी आफ्टर कोल्यूजन किसके बराबर, 2 + 3 फिर से बराबर वही, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, फिर से बराबर 5। मतलब बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब कोल्यूजन्स ऐसे होंगे जिसमें नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, उन कोल्यूजन्स को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोल्यूजन्स। तो मतलब ये जो कोल्यूजन्स है ये इलास्टिक होती है इन नेचर, बाय नेचर क्या होती है, इलास्टिक। अब देखो यहाँ पे इनमें काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर नहीं होती। कंटिन्यूअस मोशन में है तो मतलब कोल्यूजन भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, मतलब ये जो इतने लाखों में करोड़ों में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, बिलियंस में, तो मतलब सबकी सेम एनर्जी नहीं तो है। अब प्रॉब्लम, अगर एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना होता, मुझे नहीं पता इसकी कितनी एनर्जी है, क्या मैं इन लाखों मॉलिक्यूलों में, करोड़ों बिलियन मॉलिक्यूल में इसको स्टडी कर सकता हूँ? मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक मॉलिक्यूल की स्टडी करना, मतलब एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को फाइंड करना।
इसकी कितनी एनर्जी हो सकती है एक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की। मतलब इंडिविजुअली एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी देख लेना, वो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब अगर मैं कलेक्टिवली कर रहा हूं, कलेक्टिवली कंबाइंड मैनर में मान रहा हूं इनकी कंबाइंड मैनर में इनकी एनर्जी कंसिडर कर रहा हूं, उसी के लिए दो साइंटिस्ट आए थे। मतलब कंबाइंड स्टडी, कंबाइंड एनर्जी इनके लिए, उसके लिए दो साइंटिस्ट आए थे, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। बात को समझो, मतलब एक को स्टडी करना, इसकी कितनी एनर्जी हो सकती मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यहाँ पे लाखों में बिलियंस में मॉलिक्यूल होते हैं, और ये भी है ये ट्रांसफॉर्म एनर्जी करती है ड्यूरिंग ईच एंड एवरी कोलिजन। अब इसकी एनर्जी मुझे नहीं पता कितनी हो सकती है, क्योंकि ये कोलाइड कर साइमल्टेनियसली, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। अब एक मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली स्टडी करना, उसकी कितनी एनर्जी है, क्या वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है कि नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है। अब इनको कंबाइंड फॉर्म में स्टडी किया गया इन दो साइंटिस्ट्स ने, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने। इन्होंने क्या दिया, एक कर्व दी, एक कर्व प्लॉट इन्होंने की, वही मैं यहाँ पे ड्रा करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कर्व है वो, वहीं से आर्हेनियस इक्वेशन आएगी। एक कर्व में प्लॉट करने जा रहा हूं, समझ लेना बेटा। इस एक्सिस के अलावा मैं ले रहा हूं एनर्जी, ये इन्होंने किया बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दी एनर्जी की। यहां लिख रहा हूं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कंबाइंड मैनर में उनकी क्या एनर्जी हो सकती है, इंडिविजुअली नहीं। इस एक्सिस के अलावा मैंने एनर्जी कंसिडर की, इस एक्सिस के अलावा ये FOM का मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्होंने एक रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनको देखा गया एक गिवन टेम्परेचर पे, मैं टेम्परेचर मान रहा हूं सिस्टम का T1, हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर याद रखना है आपको, T1। जब इन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लॉट किया अगेंस्ट किसके वर्सेस, एनर्जी के वर्सेस, इनको इस तरह की कर्व प्लॉट हुई, इस तरह की कर्व, इस तरह की कर्व प्लॉट हुई। अब समझो इस कर्व की क्या ब्यूटी है। देखो यहां पे, यहां से क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां पे एनर्जी ये है, तो उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये, अब यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये रहे, काइनेटिक एनर्जी उनकी एनर्जी ये रही। इसी तरह ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जी ये रही। अब इसी तरह ये रही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जी ये रही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब साफ साफ ये इस कर्व से ये आपको दिखाई दे रहा है एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एक वक्त आएगा, एक स्टेज आ सकता है उस रिएक्शन में, जब उन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किसके बराबर बनेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। उसके बाद जब वो उस एनर्जी के साथ कोलाइड कर लेंगे, तब वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। वो एनर्जी यहां पे मान लीजिए, ये एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ लेना बात को, इंपॉर्टेंट ग्राफ है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी के साथ अगर वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर लेंगे, तब वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। अब देखो यहां से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर, मतलब सिंपल यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां से क्या हो रही है, इंक्रीज एनर्जी। अब देखो ये एनर्जी समझ लेना, ये कर्व की क्या है, इस कर्व की पीक, इस कर्व की ये पीक है। एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू पीक,
बात को समझो, ये एनर्जी है किसके कॉरस्पॉन्ड्स टू पीक। उस एनर्जी को हम, ये किन की है, जितने सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वही है। इस एक्सिस के अलांग क्या इंक्रीज हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस एक्सिस के अलांग एनर्जी। अब मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ये रहा मॉलिक्यूल्स का, उनकी एनर्जी ये है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। समझो बात को, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी मतलब मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है पीक को, कर्व के पीक को। ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। बट कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये वो एनर्जी नहीं है जिस एनर्जी से वो अगर इन्होंने इस एनर्जी से कोलाइड किया वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। बट ये वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी यहां पे रही, ये वो एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मतलब, अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स थे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, 10 में से 8 को हो सकती है ये एनर्जी, वही है मतलब मोस्ट प्रोबेबल। मतलब 10 मॉलिक्यूल्स में से 8 को हो सकती है मैक्सिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को हो सकती है ये एनर्जी। बट ये वो एनर्जी नहीं है जिस एनर्जी से अगर उन्होंने कोलाइड किया वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, ऐसा केस है नहीं। क्योंकि वो एनर्जी ये है, अगर उन्होंने इस एनर्जी से कोलाइड किया वो तब कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। मतलब ये एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ अगर उन्होंने कोलाइड किया उनका फ्रैक्शन ये रहा। ये फ्रैक्शन समझो, ये वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का है। यहां देखो फ्रैक्शन इतना, ये वो फ्रैक्शन, ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से या उससे ज्यादा, क्योंकि इस एक्सिस के अलांग क्या हो रहा है, इंक्रीज एनर्जी। तो ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। तो मतलब यहां पर भी मॉलिक्यूल्स है, वो भी तो कंटिन्यूअस मोशन में ही होंगे, मतलब ये भी कोलाइड कर लेंगे, बट उनकी एनर्जी उससे कम। तो यहां पर भी मॉलिक्यूल्स है, यहां पर भी मॉलिक्यूल्स है, उनकी एनर्जी इसके बराबर या इससे ज्यादा भी है इस डायरेक्शन में। तो ये वो, अगर इन्होंने कोलाइड किया तो वो किस एनर्जी के साथ कोलाइड कर लेंगे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के साथ। मतलब ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो सकता है, ये कोलिजन्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। मतलब साफ साफ ये है, जो ये फ्रैक्शन है इनसे जो कोलिजन्स होंगे वही क्या होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स। गॉट इट, इफेक्टिव कोलिजन्स। अब देखो यहां पे और एक चीज, ग्राफ के से बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी कम है। यहां है ना, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, यहां देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जी ये रही, उनकी एनर्जी ये है। मतलब बहुत कम फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कम है, फ्रैक्शन ये है। बहुत कम ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इस एक्सिस के अलावा क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज। फ्रैक्शन ये रहा कम उनका, क्योंकि ये देखो, मतलब साफ साफ ये है, गैसियस मॉलिक्यूल्स जिनके पास कम एनर्जी होती है उनका फ्रैक्शन कम होता है। रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी इसके या इससे ज्यादा होती है, इसके बराबर या इससे ज्यादा, उनका नंबर भी कम होता है। समझ आया पॉइंट? वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास ये एनर्जी होगी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, उनका नंबर रिएक्टिंग सिस्टम में ज्यादा होता है। तो ये कर्व मैंने सपोज की है एट टेम्परेचर T1 पे मैंने प्लॉट की है, टेम्परेचर T1 पे प्लॉट की। अब देखो, अगर मैं इस अब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने जा रहा हूं, इस कर्व का क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट में बढ़ा रहा हूं। अगर मैं अब इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ये मैं इरेज करने जा रहा हूं ताकि ओवर राइटिंग ना हो।
देखो ये आ गई टेम्परेचर T1 पे, T1 मान लो 25। अब मैं टेम्परेचर T2 ले रहा हूँ, T2 जो है वो T1 से ज़्यादा, कंडीशन ये है T2 ग्रेटर देन T1, ये NCERT पे है, उसने लिखा है इसका वैल्यू लिखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका वैल्यू लिया 35, उसने ऐसे लिया T1 जो है वो T1 ऐसे NCERT पे है T1 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करो, T2 जो है वो T1 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10, मतलब 10 डिग्री बढ़ाने से, वही तो मैंने सीधे यहाँ पर बताया T2 क्या है ग्रेटर देन T1। अब इस कर्व पे क्या इफेक्ट होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये कर्व जो है टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ी बहुत फ्लैट होती है, क्या होती है, ब्रॉड होती है, एक तो फ्लैट होती है दूसरी ब्रॉड, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। समझना, बात को समझो, ऐसे आएगी ब्रॉड। ये टेम्परेचर T2 पे कर्व है, कंडीशन है T1 ग्रेटर देन T2, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इस कर्व पे दो चेंजेस आ गए। मुझे कुछ और ही समझाना है, पहले समझो, उससे पहले टेम्परेचर बढ़ाने से इस कर्व पे दो चेंजेस आ गए। एक चेंज, ये कर्व फ्लैट हो गई, मतलब इसकी थोड़ी हाइट कम हुई, दूसरा ये ब्रॉड हो गई, मतलब इससे पहले ऐसे थी, अब ये ब्रॉड बन गई, ब्रॉड। अब समझो इससे क्या था, ये था मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जब टेम्परेचर T1 था, अब मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ये बन गई, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ये बन गई, मतलब उनका फ्रैक्शन, समझो बात को, यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर T1 पे मैक्सिमम फ्रैक्शन था ये, अब टेम्परेचर T2 पे फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज हुआ उनका नंबर, इसका मतलब जब इनका नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बढ़ गई, उनकी एनर्जी या इसके बराबर या इससे ज़्यादा बनी होगी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो, वही लेते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिमिट वही। अब देखो इससे पहले T1 पे इतनी फ्रैक्शन थी मॉलिक्यूल्स की जो इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट करते थे, अब वही ये आ गया। क्या अब आपको लग रहा है ये एरिया बढ़ गया, यहाँ पे क्या एरिया बढ़ गया? ये कौन से मॉलिक्यूल्स थे जो पार्टिसिपेट करते इफेक्टिव कोलिजन्स में, क्योंकि उनकी एनर्जी इसके बराबर है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या एरिया बढ़ गया? अगर एरिया बढ़ गया तो मतलब यहाँ से तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब ज़्यादा होंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, किस एनर्जी के वो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के वो, तो इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा होंगे। समझ आया पॉइंट बेटा, समझ आया? फिर से एक बार, टेम्परेचर बढ़ाने से इस कर्व पे दो चेंजेस आ गए, एक कर्व थोड़ी बहुत फ्लैट हो गई, दूसरी ब्रॉड। अब बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर तब मैक्सिमम फ्रैक्शन की एनर्जी यही थी, अब जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया मैक्सिमम फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ, अब ये हुआ ना डिक्रीज, मतलब इनमें से इतनी चेंज तो है, कुछ मॉलिक्यूल ने अटेन की होगी एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन की, इनमें से उनकी एनर्जी इसके बराबर बन गई, इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शन बढ़ गया। फ्रैक्शन अब ये रहा, अब देखो फ्रैक्शन अब ये रहा फ्रैक्शन एट टेम्परेचर T1 जो कि कम है T2 से, तब इतनी ही फ्रैक्शन थी, इतनी, मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते थे एट T1 टेम्परेचर पे इफेक्टिव कोलिजन में। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब इतनी फ्रैक्शन है, अब इतने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं किसमें, इफेक्टिव कोलिजन में, जिनकी एनर्जी इसके बराबर बन गई। अब और एक पॉइंट, तो यहां देखो क्या एरिया डबल हुआ, मेरे ख्याल से लग रहा है इस एरिया डबल हुआ, तो सीधे भी रेट तो डबल होगी, क्योंकि पहले इतने थे अब इतने आ गए नंबर, क्योंकि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन्स में टेक पार्ट करते हैं। पहले टेम्परेचर T1 पे इतने थे, जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया अब सीधे आ गए इतने, डबल, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होती है विथ चेंज इन 10 डिग्री टेम्परेचर। NCERT पे 10 डिग्री, मतलब अगर इसका वैल्यू 25 है, इसका 35,
अब और एक चीज करो को क्या हुआ, दूसरा चीज देखो, ये हुआ, ये जो एरिया है, समझो ऐसे, आपसे क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये मान रहा हूं मैं एक एनर्जी, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये T1 पे, मतलब ये जो एरिया है कर्व के अंडर, एरिया रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन की बात हो रही है, उसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कर्व का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मैंने ये मानो टेम्परेचर T1, अब मैंने टेम्परेचर T2 किया तो ये कर्व ऐसे आ गई ना। अब जो ये सेकंड, ये कर्व, ये एरिया कर्व फर्स्ट के अंडर है, अब जो सेकंड कर्व है उसका एरिया ये रहा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या एरिया चेंज होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले एरिया ये था, इतना एरिया, अब टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, अब ये एरिया आ गया, क्या ये एरिया और एरिया अंडर कर्व T1 एंड एरिया अंडर कर्व T2 सेम हो सकते हैं, बराबर, ज्यादा या कम? बताइए, ये बराबर है, एरिया सेम होगा। क्यों एरिया क्यों सेम होगा? कॉमन सेंस भी है। देखो एक एक्सप्लेनेशन ये है, ये करो यहाँ पे ब्रॉड, मतलब पीक इसकी इतनी थी, अब थोड़ी बहुत फ्लैट हो गई, यहाँ से थोड़ा डिक्रीज हुआ ना एरिया में, यहाँ से इतनी एरिया था, अब थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ, बट यहाँ से जो डिक्रीज हुआ, यहाँ से जो डिक्रीज हुआ, ये यहाँ से जो डिक्रीज हुआ वो कंपेंसेट हुआ यहाँ पे फर्स्ट का ये रहा एरिया, सेकंड का ये रहा, जो यहाँ से डिक्रीज हुआ वो कंपेंसेट हुआ यहाँ पे, इसीलिए एरिया अंडर द कर्व सेम होता है। दूसरा, अगर ये समझ नहीं आया, अच्छा रीजन ये है, इस कर्व के अंडर, कर्व रिप्रेजेंट्स, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस कर्व के अंडर मान लेते हैं 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 मॉलिक्यूल्स, अब मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया, अभी भी वही 10 मॉलिक्यूल्स ही है, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हुए? नहीं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं हुए टेम्परेचर बढ़ाने से, तो एरिया भी सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए एरिया अंडर कर्व सेम होता है, मतलब कर्व फर्स्ट का एरिया होगा कर्व सेकंड के एरिया के बराबर। तो साफ मेरा कंसेप्ट ये था, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे इफेक्टिव कोल्यूजन हो रहे, वो एरिया सीधे ऑलमोस्ट डबल के बराबर हुआ, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होती है। उसी को आर्हीनेस ने बाद में स्टडी किया, उसने क्या बोला, जो रेट कांस्टेंट के होता है, रेट कांस्टेंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e पावर माइनस EA बाय RT। ये जो है, समझो बात को, दिस रिप्रेजेंट्स दिस, इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया बाद में आर्हीनेस ने। यहां पे क्या था, वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी इसके बराबर या इससे ज्यादा होगी, वो बाद में टेक पार्ट करते हैं किसमें, इफेक्टिव कोल्यूजन्स में। वो इफेक्टिव कोल्यूजन्स का फ्रैक्शन ये रहा, मतलब ये वो फ्रैक्शन है, e पावर माइनस EA बाय RT रिप्रेजेंट्स fraction of molecules which have energy equal to or greater than threshold energy, या simply short में या simple words में ये है, ये वो fraction molecules का है जो participate करते हैं effective collusions में, राइट। इसी को हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये थी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है वो हमने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करेंगे वाई टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। उसको इसके लिए एक फेमस इक्वेशन है जिसको आर्हीनेस ने दिया था, वहाँ से हम उसको कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, मैथमेटिकली आपको दिखाएंगे
किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाती है। आप इस लेक्चर को देख लो, अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको अगर समझ कहीं पर भी नहीं आया, कुछ मतलब कहीं पे डाउट हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, कमेंट कर देना। मतलब हमें ये समझ नहीं आया तो हम वो क्लियर कर देंगे। इस लेक्चर को एंजॉय कर लो, अच्छे से वॉच कर लेना। थैंक यू वेरी मच।